नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में आधी दुकानों में ताला लगा है। हर दिन कमाकर खाने वाले बेचैन हैं। हर किसी को अपने गांव में अपना भविष्य दिखाई देने लगा है। ऐसे में कई लोग पैदल ही सफर तय करने को मजबूर हैं। आगरा से आई कुछ तस्वीरें सरकारी तैयारियों की पोल खोलती हैं। सवाल यही है कि आखिर सड़कों पर मजदूर हैं और हम कितने मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट, इसी पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो जाहिर तौर पर तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह हैं, हैरान करने वाली हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि अपने आप को जरा इस महिला या इस बच्चे की जगह पर रखकर देखिए, या ऐसी तमाम महिलाएं हैं, तमाम वो मजदूर हैं जो आज मजबूर होकर सड़कों पर खड़े हुए हैं। सैकड़ों की संख्या है, हजारों की संख्या है। आप जहां जाएंगे वहां पर आपको एक जत्था जरूर मिल जाएगा। तो कहना बहुत आसान है, लेकिन खुद को इनकी जगह पर रखना
नामुमकिन है। आप खुद को इनकी जगह पर कभी नहीं रख सकते हैं। जो पैकेजेस के ऐलान हो रहे हैं उन सबको आप एक किनारे रख दीजिए। हमारा सवाल सरकार से सिर्फ इतना है कि ये जो लोग हैं जो आज सड़क पर हैं, जो हर बॉर्डर पर इकट्ठा होकर बैठे हैं, इनके लिए क्या है? इनको तत्काल राहत चाहिए, इनको लंबा चौड़ा प्रोसीजर करके लोन नहीं चाहिए, इनको अभी सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसके लिए सरकार के पास में क्या है? हमारा सवाल सिर्फ सीधा यही है। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें बीजेपी से शिवम त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें शुभ्रांश राय जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष हमारे बीच में रखेंगे। शुभ्रांश जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। शुरुआत में शिवम आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए जैसा मैंने शुरुआत की कि जो पैकेजेस के ऐलान हो रहे हैं, राहत पैकेज इसको कहा गया था, लेकिन इंस्टेंट राहत का इसमें कुछ नहीं है। एक लंबा चौड़ा लोन बांटने वाला प्रोसीजर है कि आओ और लोन लो, कर्जे में आप ऑलरेडी हो और कर्जा आप लेते रहो। वो लोन प्रोसीजर हमने यहां पर देखा है, वो देखा जाएगा अपने दूरदृष्टि के साथ में क्या प्रोसीजर रखा है। लेकिन इंस्टेंट में जो ये सड़क पर है, जो ये महिला अपने मासूम बच्चे को रस्सी से घसीट कर लेकर जा रही है, पंजाब से निकलकर, कोई राजस्थान से निकलकर, कोई महाराष्ट्र से निकलकर पैदल यात्रा तय कर रहे हैं, क्या हर एक बॉर्डर पर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें फेल हो चुकी हैं? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो हाँ, ये तस्वीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वाकई एक बहुत ही मतलब दुख देने वाली तस्वीर है। ये चाहे किसी भी राज्य की हो, कहीं की भी हो, लेकिन ये मजदूर जिस तरह से जा रहे हैं अपने आप में बहुत दुखद है। आप अगर देखेंगे तो मतलब कौन इसको देखकर मतलब दुखी नहीं होगा? मुझे लगता है जो भी इंसान होगा वो तो इसको देखकर दुखी होगा ही होगा। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इंस्टेंट राहत की बात है, सरकार ने इंस्टेंट राहत भी लगातार दी है। आपको याद होगा कि जब शुरुआत कोरोना की हुई थी तो उसी दौरान 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था, जिसमें इंस्टेंट रकम लोगों को दी गई थी। 3 महीने के लिए रकम दी गई थी इकट्ठा, और अभी उसको एक्सटेंड भी किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आज की भी बात करूं, जो गरीब मजदूरों और किसानों की बात अगर इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने की है, तो उन्होंने कहा है कि जो इस देश में विस्थापित जो मजदूर हैं उनकी संख्या 8 से 10 करोड़ है। उन 8 करोड़ मजदूरों के लिए इस देश की सरकार ने कहा है कि आने वाले 3 महीने के लिए आपको राशन मुफ्त मिलेगा। जिनके पास कार्ड भी नहीं है उनको भी 5 किलो चावल या अनाज जो है मुफ्त मिलेगा। लेकिन उन सबको अलग रखते हुए ये तस्वीर अपने आप में बहुत दुख देने वाली है। इसकी हाँ, कहीं ना कहीं जरूर मैं एक चीज को, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि हाँ, कहीं ना कहीं राज्यों में अगर चीजें सही तरीके से होती या फिर कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट होता चारों तरफ से, तो शायद ये तस्वीरें देखने की मतलब नौबत ना आती। ऐसा नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ने काम नहीं किया। अगर हम विस्थापित मजदूरों को लाने की बात करें तो उसमें नंबर 1 इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार ही है। देखिए सर, इसमें हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे कि आप लोगों को ला नहीं रहे हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जो हर 2 दिन बाद लाखों करोड़ों का जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है कि ये आंकड़ा है और इनके लिए किया गया है, मतलब क्या ये लोग जो सड़क पे हैं इस समय मजबूर हैं, ये उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं कि इनको वो चीजें मिल रही हो? मैं इसका जवाब लूंगी। शुभ्रांश राय जी का रुख करना चाहेंगे। शुभ्रांश जी, सरकार बार बार ये कह रही है कि विपक्ष को सिर्फ जीरो दिखाई दे रहा है, विपक्ष को दिखाई दे रहा है कि सारा पैकेज और सब कुछ सिर्फ जीरो है, कुछ है ही नहीं। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इस देश को बंद किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। तो इस देश के लोगों का ख्याल कौन रखेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। ये जो विस्थापित मजदूर है इनकी संख्या 14 करोड़ है जी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं शायद शिवम जी को एक बात बताना चाहता हूं, और आप सबको पता होगा, चाहे इस सच को आप कह पाए या न कह पाए, सरकार की किसी मशीनरी द्वारा पिछले 2.5 महीनों से तमाम विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जब लोगों का काम बंद हो गया है तो आप लोगों के खाते में नगद पैसा दीजिए, जिससे वो लोग अपना रोजगार चलाएं, जिससे वो लोग अपना खाने पीने की व्यवस्था चलाएं और किसी भी तरह से अपनी जिंदगी को जिंदा रखें। लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं सही करे। 170 जो 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ, वो बहुत हद तक कागजों पे ही रहा। जैसे पिछले 48 घंटों में 2 पैकेजेस और अनाउंस हुए थे, जिसमें से एक बड़ी बात है कि जो व्यक्ति रोड पे चल रहा है, जो आपने पैकेज चलाया कि वो बच्चा थक कर सो गया अपनी माँ के सूटकेस पे, वो रोड पे चलने वाले राहगीरों को राशन कौन दे रहा है?
उनको गेहूं चावल जो आप देंगे वो कहां बना के खा लेंगे? उनकी जरूरत पैसा है। और इसी मामले में मुझे लगता है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हृदय नहीं पसीज रहा है, क्योंकि वो शब्दों की शब्द माया तो आकर प्रयोग कर जाते हैं, लेकिन जब मुझे ये बात कहा जाता है कि पैसे का काम पैसे से होता है, तो वो शायद इस बात को अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे छोड़ देते हैं और कागजों की खाना पूर्ति होने लगती है। एक बात जी। दूसरी एक और बात है सृष्टि जी, कि जो विस्थापित मजदूरों की अगर संख्या 14 करोड़ है और भारत सरकार ने अब तक 670 स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाया हुआ है जी। 670 अगर हम ट्रेनों को मान लें रोज के हिसाब से, तो एक ट्रेन में 1200 आदमी की कैपेसिटी है, तो मोटा मोटी 7 लाख लोगों का एक दिन में इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आप ही बता दीजिए कि 14 करोड़ लोगों को अगर 7 लाख के हिसाब से अगर आप इधर से उधर शिफ्ट करेंगे तो कितने महीने और कितने साल लगेगा? तो कहने का कुल मिलकर मतलब ये है कि सरकार आज पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर अगर वो बात करे तो उसको एक बात इंश्योर करना चाहिए, हाँ। ये जो 14 करोड़ लोग हैं, इनमें 90, 95, 98% हिंदुस्तान के हिंदू हैं। हिंदू प्रेम ये नहीं होता है कि आप टीवी पे चिल्लाएं। नहीं देखिए, मैं जवाब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। दूसरी बात ये है कि सरकार बार बार ये भी कहती आई है कि कांग्रेस पार्टी जो मुफ्त में पैसा बांटने की बात हमेशा से करती रही है, वो यही चाहती है कि हम अभी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा ना करें, बल्कि मुफ्त में पैसा बांटते रहे। तो कब तक वो मुफ्त में पैसा बढ़ता रहेगा? जिनकी सैलरी नहीं आ रही, कब तक आप उनको सैलरी देते रहेंगे? और कब तक ये आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि वापस से आप खड़े हो पाएंगे, अपना बिजनेस रिवाइव कर पाएंगे, अपनी नौकरी पर जा पाएंगे, अपना ठेला लगा पाएंगे, अपनी दुकान खोल पाएंगे? तो मुफ्त में पैसा जो अगर आप देने की बात करें, वो आएगा कहां से? इसका ब्यौरा भी तो है। तो सरकार कहती है कि कांग्रेस जो खोखले वादे करती आई कि मुफ्त में पैसा बांटे जाओ, वो हिसाब ना हो उसका, वही चाहती है कि वही हम भी करें। शिवम जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये बात बड़ी क्लियर है कि जब हम बात करते हैं कि इस देश में लॉकडाउन किसने किया, क्यों किया, तमाम तरह की चीजें हैं। जाहिर है इस देश के प्रधानमंत्री ने लीड लिया और इस देश को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में जो राज्य सरकारें हैं वो यहां पर सिर्फ बैठने के लिए, काम ना करने के लिए है। अगर मैं इस देश की बात करूं, इस देश में सबसे पहले लॉकडाउन की अगर कहीं स्थिति पड़ी तो पंजाब में पड़ी। ऐसा ये मतलब नहीं है कि अमरिंदर सिंह ने उन चीजों का ध्यान नहीं रखा। और अब जो कागजों की बात करी, सुब्रांश राय ने कहा कि यहां पर 14 करोड़ मजदूर है। सुब्रांश भाई, मैं बात कर रहा हूं उन मजदूरों की जो विस्थापित हैं, जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, उनकी संख्या 8 करोड़ से 10 करोड़ है। अब उन पर आ जाते हैं। आपने कहा कि अगर उन सबको हम माइग्रेट करने लगे तो कितना टाइम लगेगा ट्रेन से? पहली चीज आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान में अभी तक सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार, जो 300 से ज्यादा ट्रेन अपने मजदूरों को मंगा चुके हैं। इस देश के रेल मंत्रालय ने कहा है कि हमारी कैपेसिटी है कि हम डेली 300 ट्रेनें चला सके। आपको पता है आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? उन्होंने अभी तक एक भी लिस्ट बनाकर नहीं दी है। आप यहां पर टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हैं, केंद्र सरकार को ध्यान करना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अभी तक केंद्र सरकार के पास, रेल मंत्रालय के पास लिस्ट के नाम पर एक नाम नहीं आया, और आप यहां पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं। दूसरी चीज, आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, वो अलग बात है, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। आप एक और चीज समझ लीजिए, आज की जो सरकार है, जब हम कहते हैं कि हमने इतना पैसा दिया, हम किसी पटवारी को या किसी कानूगो को पैसा नहीं दे रहे हैं। राजीव जी की सरकार नहीं है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। मैं कितना गया है मैं बता देता हूं। 32 करोड़ गरीबों को 29,352 करोड़ रुपया एक गया है। 5 करोड़ 39 लाख गरीबों को मुफ्त राशन गया है। 1.5 करोड़ गैस सिलेंडर गए, चलो उसको हटाते हैं एक साइड। 7.47 करोड़ किसानों को 14,946 करोड़ गया है, और 1400 करोड़ गया है 2.82 करोड़ विधवा वृद्धावस्था पेंशन में। यह पैसा अगर आप चाहें तो आरटीआई डालकर निकलवा लें, यह गया है कि नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे बड़ी परेशानी है ये जो सड़क पर मजदूर है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर्स की भी है, जैसे कि ममता बनर्जी, क्योंकि वो लोग अपने मजदूरों को सृष्टि जी लेना नहीं चाह रहे। जवाब ले लेते हैं, उसके बाद संजीव जी के पास जाएंगे। शुभ्रांश जी जवाब दीजिए, फिर संजीव जी के पास जाएंगे। मैडम ने ना ब्यूरो को जरा बोलिए जाने, और जितने भी लोग उनको रास्ते पे चलते हुए मिल रहे हैं, उनसे एक बात पूछिए कि हे मान्यवर, आपको कोई गैस सिलेंडर मिला है क्या अभी? हे मान्यवर, मैंने पहले ही कहा उसको अलग हटा दीजिए। नहीं, कैश नहीं, मैंने कैश ट्रांसफर्स की बात की, आप उस पर आइए ना। जी सुन लीजिए, एक करके अपनी अपनी बारी में। शुभ्रांश जी बात पूरी करिए। उसके बाद अपने ब्यूरो को बोलिएगा कि उनसे पूछे कि जो 29,062 करोड़ रुपए का जो ये नंबर बता रहे हैं,
किसी उस रोड चलते हुए माइग्रेटेड मजदूर के डायरेक्ट बेनिफिट मुझे के 10 द्वारा सेकंड दीजिएगा इसके जो बाद। जनधन योजना जैसी फर्जी अकाउंट खोला गया था उसमें मिला है क्या, वो खुद बता देंगे हमें, और यहाँ आपको बताने की सुब्रांश बात जी, नहीं है। और ये एक कहने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। राज्यों पर जवाब दीजिए, राज्यों पर। शिवम हम लोग ना थोड़ा सा हल्ला वाले चैनल पे नहीं है, तो please राज्यों पर बोलने जवाब दीजिए। दीजिए ना, मैंने स्पेसिफिक कहा, हल्ले की बात ही नहीं, मैं तो शांति से पूछ रहा हूं आपसे। अब बोलने दीजिए ना प्लीज। अब इन्होंने जिक्र किया उत्तर कुमार के, हमारे पास अपने मजदूरों को बुलाने के लिए भी पैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सब लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। क्या कागज बोला के कुछ? ढकोसलों से, झूठे राष्ट्रवाद से, नकली धर्म के प्रचार से ना आप 10 एक बार सेकंड दीजिएगा। लोगों को धार्मिक मिला के चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन जब लोगों की रक्षा करने की बात आती है तो हिसाब खत्म है। और एक जवाब दे सबसे दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात देखिए, ऐसा है कि वो तमाम जो लोग रोड और सड़कों पे चल रहे हैं, जिनकी कोई रोटी के साथ अपना दम तोड़ रहा 10 है, सेकंड। कोई रेल की पटरियों पे, कोई सड़कों पे जिनके प्राण निकल रहे हैं, उन्हें एक बात याद रखिए कि वो भारत के ठीक है सुब्रांश जी, आपकी बातों का जवाब ठीक है, सुब्रांश। जल्दी से दीजिए। ठीक है। मुझे सुब्रांश बस 10 सेकंड दे दीजिए। सुब्रांश, पहले तो ये चुनाव की पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। आप चुनाव आप हार चुके हैं 14 और 19 दोनों में। बेहतर होगा कि उन जख्मों को भरकर अभी गरीबों की बात करें। आपने इधर उधर के लंबे चौड़े रैली की तरह जुमले तो मार दिए, लेकिन राज्यों पर एक भी करंट जवाब दिया नहीं। महाराष्ट्र का क्या हाल है, राजस्थान का क्या हाल है, पंजाब का क्या हाल है? आप अपने लोगों को ले क्यों नहीं रहे हैं, लिस्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं, ट्रेन क्यों नहीं ले रहे हैं, और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बिपिन जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपका रिएक्शन पहले। सरकार बार बार ये कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, चीजें इंप्लीमेंट होंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन विपक्ष की ओर से जो तमाम चीजें लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, आप इस बात से कितने ज्यादा संतुष्ट हैं? सृष्टि, अभी शिवम को हम समझाए थे, जितने आंकड़े वो दिखा रहे थे और रुपयों की बाजीगरी जिस तरह से वो रख रहे थे, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं कोई गरीबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ भला चंगा है। हकीकत जबकि ये है कि वो जब ये आंकड़े रख रहे थे तो एक बड़ा सा अमाउंट दिख रहा था पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन एक मजदूर से, एक गरीब से, एक निचले पायदान के लोग से जब आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि हमें 500 रुपए मिले, हमें 2 बार में 1000 रुपए, 4 किलो अनाज में 1 महीने गुजारने की बात करी जा रही है और 1 किलो दाल में कहा जा रहा है कि 1 महीने काट लो। ये हकीकत है, इससे वो भी इनकार नहीं करेंगे। और पिछले 6 सालों से जिस तरह से सरकार की रवैया रही है, आप जब गौर से पूरे परफॉर्मा पे नजर डालेंगी तो आपको लगेगा कि गरीब और गरीब होते चले गए हैं। चाहे वो गरीबों की बात हो जो पलायन करके मजदूर किसी और स्टेट पे जाकर के काम कर रहे हैं, या फिर किसानों की यदि आप बात कर लें, आज भी किसान साल भर पहले की आंकड़ा उठा के यदि आप देख ले तो आप शर्म से अपना सर नीचे कर लेंगे कि किसान आज भी आत्महत्या करने पर मजबूर है। उन्हें उचित समय पर गन्ना की जो कीमत उचित मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उनके फसलों की सही ढंग से देखभाल नहीं की जा रही है। और उत्तर प्रदेश, ये अभी यहाँ बैठ करके राज्य सरकारों के ऊपर यदि ठीकरा फोड़ रहे थे, तो उनसे यदि आप एक बार ये पूछ लें कि उत्तर प्रदेश के आखिर लोग ये पलायन करके महाराष्ट्र में जाने वाले, जो केवल मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगभग 17-18 लाख मजदूर हैं। ये आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ, अनौपचारिक रूप से तो कितने हैं उसकी गिनती नहीं हो सकती है। पूरे महाराष्ट्र में 36 लाख 40 लाख से ज्यादा लोग हैं, बिहार में 27-30 लाख से बिहार से ज्यादा लोग हैं। देखिए, आप मैं जवाब दे सकता हूँ क्या? ठीक है, ठीक है, नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा आपका बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है संजीव जी, आप ना आजकल ये अमाउंट, पैकेज, ये डेटा, इस सबको सुनने के बाद कहते हैं शब्दों की बाजीगरी, आंकड़ों की बाजीगरी। अरे भाई, इस देश में हमेशा से ही यही होता है। आप कहीं पर भी आपदा आती है तो उसके लिए एक पैकेज अनाउंस होता है। कांग्रेस सरकार में पैकेज अनाउंस होते थे तो आपको बड़े लुभावने लगते थे। अब आप कहते हैं कि ये देखिए, ये आंकड़े ले आते हैं, शब्द ले आते हैं, तथ्य ले आते हैं। सुनिए, अगर आपको इन आंकड़ों से परेशानी है तो इनको आरटीआई के तहत या फिर कोर्ट में जाकर चैलेंज कीजिए। कोर्ट सभी खुले हुए हैं, वो बंद नहीं है। और दूसरी बात, आप जो लगातार कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश, मैं आपको यहीं पर बैठकर चैलेंज करता हूं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल करना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा राज्यों ने कितने मजदूरों को वापस बुलाया, देखिए उसको। शिवम जी, संजीव जी, शिवम जी, देखिए सवाल से आप बच नहीं पाएंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने इतने लाख करोड़ जो आपने आपने कहे हैं वो कहां पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो सवाल पूछा जाएगा। आप बिल्कुल पूछिए, सवाल आप चाहते हैं, पूरी रात सवाल पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तथ्यों के साथ।
संजीव जी, तथ्यों के साथ ही बात हो रही है। ये तरीका नहीं विपिन है, जी, ये इस दिक्कत तरीके की नहीं है, राजनीति ये में सवाल आपको नहीं लगता है कि ये जिनको आवाज वाकई दबाने में की कोशिश दरकार कर रहे है, हैं, सवाल का उनकी जवाब। जरूरत, उन जिनके लिए पैसा पांच मुहैया बार- कराया गया है, उन तक ये चीजें दृष्टि- मिल पाएंगी और पहुंच पाएंगी। संजीव जी मैं आऊंगी सर, रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। विपिन जी जल्दी से। देखिए ऐसा है, जो मजदूर आपका आज मजबूर हो गया है और ये हालत, मैं तो चर्चा पे रहूंगा क्योंकि मैं ये आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। ये जैसे ये शुभ्रांग या ये शिवम या ये जो संजीव कौशिक ने बोला, देखिए कड़वा सच ये है कि इस समय मजदूर जब पलायन कर रहा है, ये जितने श्रमिक हैं, आपने ट्रेन की सेवा करी वो अलग बात है, और अब ये सड़कों पे उतरे हुए हैं और कई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मामला कितना संवेदनशील है। लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। 100 बातों की एक बात कि यहाँ पर जब तवज्जो ये देनी चाहिए थी कि आप मजदूरों को अपनी जहां पर वो काम कर रहे हैं वहीं पर प्रबंध कराते, वहीं कुछ ऐसे प्रावधान होते ताकि ये जाते ही नहीं, ये पलायन करने पर मजबूर होते ही नहीं, और यही करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपस में तालमेल बैठा नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों में आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगे रहे, नुक्ताचीनी देखते रहे, वो मजबूरन जो है मजदूर को जाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने 2 बातें बोली। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि देखिए एक मानसिकता की बात करी उन्होंने, मजदूरों की बात करी, तो उन्होंने बोला कि जब कोई ऐसी महामारी आती है या आपदा की घड़ी आती है तो मजदूरों को अपने घर की याद आती है, और ये स्वाभाविक है। देखिए और फिर वो अपने घर की तरफ रुख करते हैं। और साथ में दूसरी बात प्रधानमंत्री की अगर आप बात देखें, वो बड़ी अहमियत वाली है कि वो कहते हैं कि जब ये ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पर हमने किसी भी हालत में रोकना है, ये संक्रमण अगर फैल गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। तो यहां पर आप एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की बात करते हैं, इकाइयों को शुरू करने की बात करते हैं, वो भी करना जरूरी है क्योंकि कोरोना के साथ बार बार बात ये बोली जा रही है कि आप कोरोना काल में अब हमें आदत डालनी पड़ेगी कोरोना के साथ जीने की, कम से कम 2020 की बात करें। लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं आता, इंजेक्शन नहीं आता, रोकथाम नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर देखिए कितनी दुख की बात है कि जब भी ये तो आप चाहे गोधरा कांड की बात करें, गुजरात में या कहीं भी चले जाएं, ऐसे विचलित करने वाली तस्वीरें होती हैं, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा मामला बड़ा संवेदनशील है। एक महिला देखिए मजबूर हो जाती है, उसकी आंख का तारा, वो जाके रस्सी बांधकर, और वो जो उसका जो बैग है वो ट्रॉली का काम कर रहा है, और आप खुद देखें कि विचलित। लेकिन यहां पर अगर राजनीति शुरू हो जाए, मैं सबकी बात करूंगा कि विपक्षी नेताओं की राजनीतिक दल शुरू हो जाए राजनीति की, देखिए ये आत्मनिर्भर है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। ये हर राज्य की बात है, ये हर राज्य की तस्वीर है। आप ये बोले कि ये वायरल यहां पर हो रहा है तो ये हर पे लागू होता है। यहां पर हमें ये देखना है कि हम स्थिति से कैसे उभरे, कैसे देश को मारे। कम से कम महामारी के समय यह राजनीति नहीं होनी चाहिए। आंकड़े हर कोई दिखा सकता है, ये मेरे दोनों भाइयों ने आंकड़े दिखाए आगे, वो अपनी अपनी बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन कम से कम इस समय की पुकार यह है कि हम राजनीति भुलाकर यहां पर कुछ ऐसा तालमेल बिठाएं कि ताकि हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी एक नजीर पेश कर पाए। लेकिन यहां पर हम बाज ही नहीं आ रहे राजनीति से, यहां पर हम ले रहे हैं कि हमने क्या करा। और आपने क्योंकि वो बात करी, क्योंकि वो महुआ की तरफ जा रहे थे, मैं उस जगह से वाकिफ हूं। देखिए आगरा में मैं था कुछ समय, और वो हरि पर्वत थाने की बात है ये, तो खुद आप देखें कि ये एक मामला कितना नाजुक है कि आप बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, जो परिवार जा रहा है तो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाएंगे। यहां पर अब सरकार को, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने ये बोला था कि हम लोग पहला राज्य था पूरे, अगर देश की बात करें, जो कोटा से बच्चों को लेके आए थे, पहल करी थी। देखिए अच्छी बात है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर अगर व्यवस्था नहीं है, वो सारी चीजें ठीक है, उसका स्वागत है। इसके पीछे कारण क्या है? बस एक बात बोलूंगा, कारण क्या है कि तालमेल नहीं है आपस में। उत्तर प्रदेश का बात करें, पंजाब, आपस में सरकारों के बीच में तालमेल नहीं है सर। और वही अभाव आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, जो सरकार ने किया, बच्चों को लेकर आए, मजदूरों को लेकर आए, सब ठीक है। लेकिन मैं बार बार सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो लाख कर दिया गया है, ये जो लोग पैदल चल रहे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, अभी आप रास्ते से आए होंगे, आपने वो तस्वीर देखी होगी, क्या ये लोग उस श्रेणी में आते हैं कि नहीं? मैं बार बार सिर्फ ये पूछ रही हूँ। शुभ्रांश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। देखिए सृष्टि, 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। पिछले 22-23 मिनट में शिवम त्यागी जी ने 2, 3, 4, 5 बार जिक्र किया आरटीआई शब्द का। ठीक है, ये आरटीआई वही शब्द है, इस महामारी में प्रधानमंत्री जी ने जो नया फंड बनाया, पीएम केयर फंड, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो अभी तक देश को नहीं मालूम है पीएम केयर से 100 करोड़ रुपया दिया गया है। 2000 वेंटिलेटर्स के लिए, 1000 करोड़ मजदूरों के लिए, 100 करोड़ नई वैक्सीन बनाने के लिए। शिवम सुन तो लीजिए, कम से कम बोलने तो दीजिए। कितने लोगों को बंद करेंगे आप? मैंने बोला ना कि हम हल्ला करने वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं है।
तो प्लीज टाइम है तो बोलने दीजिए, सब लोग दूर दूर से कनेक्टेड बिल्कुल बोलिए, है। बोलिए, तो पहले तो बोलिए। सुन लीजिए, क्यों बेचैन हो जा रहे हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात है कि वो खुद एक केयर फंड जो है वो आरटीआई में नहीं आता, तो कितनी ज्यादा आप आरटीआई की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, पहला। दूसरा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो केंद्र और हम राज्यों की बात कर रहे हैं, ये कागज पत्थर इन तमाम सारी चीजों के बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट और कंसर्न है कि जो सत्ता में होगा लोग उसी से उम्मीद और सवाल करेंगे ना। हाँ, तो राज्यों में सत्ता में है कांग्रेस। अरे शिवम सुनिए भाई, सुन लीजिए, राज्यों में उसके सत्ता बाद- में है कांग्रेस। सुन लीजिए शिवम, जवाब गिना देना दीजिए पड़ेगा ना। कांग्रेस शासित राज्य और कौन कौन से नहीं हैं? सकता। इनको गिना दीजिए कांग्रेस शासित राज्य कौन से हैं, बाकी सुन ऐसे लीजिए भाई, समझ आ सुन रही। लीजिए, बेचैन क्यों हो गए, सुन लीजिए ना, फिर बोलिएगा आराम से, सुन लीजिए, टाइम है ना भरपूर, सुन लीजिए। तो दूसरी बात है कि जब तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लोग देख रहे हैं रोड पे लोगों को तड़पते हुए, तो सवाल कर रहे हैं सरकार से, और ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वो सरकार से सवाल करे, क्योंकि उस एक एक व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम सरकार के पास है। अब आते हैं आपके बजट के ऊपर। बहुत आसान होता है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देना, चलिए 2 दिनों की बात करते हैं। कल वित्त मंत्री जी ने कहा था, 2 चीजों का उन्होंने छूट दिया था। पहला एक छूट है, छोटा सा नंबर बात करते हैं, 39,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज हुआ बिजली कंपनियों को, जिसमें अदानी से लेकर अंबानी तक जो छोटी छोटी 4-5 कंपनियां थी उनका वैभव किया गया। क्या एक ऐसा व्यक्ति बता पाएंगे कि नोएडा में, पूरे दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिसका बिजली बिल माफ हुआ हो? चलिए ठीक है शुभ्रांश जी, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं इसका जवाब लूंगी, मुझे ब्रेक लेना है, इसी से वापस आएंगे। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब लेना जरूरी। जी हाँ, तो इन तस्वीरों के साथ में बहुत सारे सवाल उठे हैं जिसका जवाब अभी शुभ्रांश जी ने तमाम सवाल यहाँ पर उठाए थे। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शुभ्रांश ने एक बात बड़ी सही कही कि हाँ, सरकारों से उम्मीद होती है, सरकारों से जवाब होना चाहिए। पहले तो मैं इनको बार बार कहूंगा कि अडानी, अंबानी, ये पावर प्रोजेक्ट, वो कह रहे हैं कि कल एक 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ है, आज वो कितनों के बिजली बिल माफ हुए। आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। ये कोरोना पैकेज है, इसको प्रोसेस करके चैनलाइज करने में समय लगता है। कल वो स्कीम आगे आएगी, सबको मिलेगा और पता चला। और वो अडानी अंबानी के लिए नहीं है, बाय द वे मैं आपके बता देता हूं, ये डिजिकॉम में सिर्फ अडानी अंबानी नहीं है, बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। इन्होंने कहा कि सरकारों की जवाबदेही होती है, सरकार से जनता उम्मीद करती है। मैं भी यही कह रहा हूं, सरकार से जनता उम्मीद करती है। अगर नहीं पता है मेरे शुभ्रांश भाई को, तो मैं बता दूं कि इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के अपने अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों के तहत हर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। आप मुझसे पूरी रात सवाल पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार के नाते पूछिए, लेकिन जहां आपके राज्यों में प्रॉब्लम है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। आप भी कहीं पर सरकार है, वहां ये जवाब देते नहीं। मैं इतनी देर से ट्रेन से लेकर तमाम चीजें पूछ रहा हूं, एक भी जवाब अभी तक नहीं आया। बस एकदम रिटॉरिक वाले माहौल में। शिवम जी, मेरा एक सवाल है, जो पैकेज अनाउंस किया जा रहा है, A1 राशन और सभी को एक राशन कार्ड पर मिल जाएगा हर जगह, ये तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वन नेशन, बहुत बढ़िया। जो भी चीज है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा अगस्त 2020 तक ये तमाम चीजें हो जाएंगी। जो लोग सड़क पर हैं, जो लोग हर बॉर्डर पर बैठे हुए इकट्ठा, उनको खाना अभी चाहिए। रेडी वालों को अपनी दुकानें खोलने के लिए, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको नौकरी के लिए, उनको घर चलाने के लिए चीजें अभी चाहिए। तो वो 2020 तक 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 5 साल, मतलब पंचवर्षीय योजना दिखाई दे रही है या राहत पैकेज दिखाई दे रहा है? मैं ये बिल्कुल नहीं सृष्टि जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, आज मजदूर सड़क पर है, कल मजदूर अपने घर पहुंचेगा तो उसको खाने के लिए नहीं, कैसे आप सुन तो लीजिए, मैं उस पर भी पहुंचेगा कैसे? उसके लिए भी 1000 करोड़ अलॉट किया गया है, ट्रेन चल रही है, मैं नहीं मना कर रहा हूं। तो ये लेकिन राज्यों को जो बैठे हुए हैं सर, यूपी में भी है, यूपी में भी है, आप जहां से आए हैं आपने वहां शायद भी है। अगर देखा है, कैसे बैठे इस देश के रेल मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप कहीं पर भी हैं, प्लीज वहीं पर रुक जाइए। मैं मानता हूं सड़कों पर मजदूर है और इसका निस्तारण जल्दी से होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार हम मजदूरों को लेकर जा रहे हैं। बिहार से आप लेकर जा रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रही हूं आपको, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूं, वो आंखें मैं बंद नहीं कर सकती। मैं भी देख रहा हूं, एक भी मजदूर जब तक सड़क पर है, मैं भी देख रहा हूं, और आप भी सबको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। लेकिन उसके बाद भी उनको राशन भी चाहिए, फिर उसके बाद मुझसे और सरकार से ही आप सवाल पूछेंगी कि इनको खाना भी चाहिए, आने वाले समय में रोजगार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। खाना और रोजगार आप तब देंगे जब वो जिंदा सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे। जिंदा सही सलामत पहुंचाने के लिए ट्रेन से लेकर 1000 करोड़ से लेकर तमाम चीजें दी, लेकिन उसमें
नहीं बाकी है, राज्य सरकार नहीं है सर। तो फिर आप ये कहती हैं कि एक भी मजदूर नहीं पहुंचा? नहीं है सर, एक भी मजदूर नहीं मैं पहुंचा? बिल्कुल नहीं कह रही कि एक भी मजदूर तो नहीं फिर मैं पहुंचा, वही कह रहा हूं। लेकिन जो मैं क्या हजारों कहता सड़क हूं? पर है उनकी जिम्मेदारी जब कौन तक लेगा? एक आप जिम्मेदारी भी- झाड़ देंगे? जब तक बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी झाड़ रहे। मैं कहता हूं जब तक एक मजदूर भी अगर सड़क पर है वो अपने घर नहीं पहुंचता, वो हमारी जिम्मेदारी है। ये फेलियर है कि सरकार नहीं है सर? बिल्कुल नहीं भाग ये रही। फेलियर है मैं कि कहता नहीं हूं है? कहीं ना कहीं राज्य को आप मैं खुद वही उतर उसी के को- पूछिए उन मैं मजदूरों से, कहता वो हूं कह रहे हैं सरकारों टिकट को बुक नहीं कहीं ना हो रही कहीं है, राज्य टिकट सरकारों बुक को नहीं जो हो रही काम है, करना चाहिए टिकट था वो बुक नहीं हो किया रही लोगों है। ने। ये फेलियर है आपका सर। बिल्कुल आप राज्य मानिए इस सरकारें बात जो हैं को। जो गैर ये है बीजेपी फेलियर। शासित प्रेशर शुभ्रांश उनकी जी, फेलियर बिल्कुल है ये। शुभ्रांश जी, इन्होंने दो तीन बड़ी बड़ी बातें कही, मैं थोड़ा बता देता हूँ। शाम को 5:30 बजे तक बिहार में पहुंचे हुए माइग्रेटेड लेबर का डेटा 5,34,000 है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जेडीयू के सीनियर नेता का है जिन्होंने ऑन स्क्रीन टीवी पे बोला था। बिहार में माइग्रेटेड होकर आने वालों की संख्या 2.5 करोड़ है। तो ये जो हम नूरा कुश्ती कर रहे हैं उसको आप बंद कर लीजिए। एक दूसरी बात ये है कि ये जो लोग रोड पे चल रहे हैं ना, जो उत्तर प्रदेश के रोडों पे नजर आ रहे हैं, एक बार आप उनसे पूछिए कि हे प्रभु, हे मान्यवर, आप ये बताइए कि गरीब होना आपका गुनाह है, गरीब होना आपका अभिशाप है? आपकी जो रेलगाड़ियां चल रही उसमें वो तो आ नहीं रहे हैं। जो आपके रोडवेज बसेस जो ऐसा आपने कहा उसमें वो तो दिख नहीं रहे, क्योंकि अगर ट्रेन और बसों में वो दिख रहे होते तो फिर वो रोड पे नहीं होते, वो बसें और ट्रेनों के नीचे नहीं पाए जाते। क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? सत्ता में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। मैं आपको आप ही की भाषा में जवाब देना चाहता हूँ। शुभ्रांश भाई, आपको आप ही की भाषा में बताता हूँ। हे महामानव शुभ्रांश, आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि जिन मजदूरों की बात कर रहे हैं वो आपके राज्यों से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आ रहे हैं? आप लोगों ने लिस्ट नहीं दी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप अपने राज्यों पर बात क्यों नहीं करते? अरे अमरिंदर सिंह और उद्धव ठाकरे क्यों लिस्ट बनाकर आगे प्रपोज नहीं कर रहे हैं? और आप क्या कहते हैं जो 2.5 करोड़ विस्थापित मजदूर हैं वो 2.5 करोड़ आना चाहते हैं? ऐसा सच है क्या? एक मिनट ऐसे नहीं हो सकता ना, आप एक साइड से ट्रेन नहीं चला सकते, जवाब देना पड़ेगा आपको। मजदूरों को के लिए ट्रेन में बंधक कहाँ बनाया गया? कर्नाटक में मजदूर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ, अभी तक अरे भाई इस देश में राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये तमाम राज्य है कि नहीं है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलावा और भी तो राज्यों का जवाब दीजिए ना। सबसे बड़ा जुमला जो चल रहा है, जो देश की गरीब जनता ने एक जुमला, अरे भाई गरीब जनता को बुलाते क्यों नहीं? सीधा बताइए ना, एक काम बताइए, सीधा बुलाते क्यों नहीं? बुलाते क्यों नहीं? अरे महाराष्ट्र से कितनी ट्रेन चली है? आपके पास कोई डेटा है अभी? महाराष्ट्र से कितनी ट्रेन चली है सुरेश भाई, डेटा है कि नहीं है? आपको यहाँ देखिए कमाल की बात यह है कि आपके पास ना कागज है, ना पत्थर है, ना डेटा है, ना आपको यह पता है कि आपकी राज्य सरकारें कितने लोगों को भेज पाई है अभी तक, ना आपको यह पता है अभी तक कि कितने लोग आपके यहाँ से भेजे गए हैं, ना आपके चीफ मिनिस्टर कोई लिस्ट बनाकर दे रहे हैं, ना कोई ट्रेन मांग रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे। पूछिए, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? मध्य प्रदेश पर जवाब दोगे कि नहीं? और जो गरीब जनता है, जो राशन कार्ड और चलिए ठीक है शिवम जी, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। शुभ्रांश जी, शिवम जी, देखिए गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि जहां जहां जिम्मेदारी निभाइए। शुभ्रांश जी, मेरा एक बहुत जाहिर तौर पर ईमानदारी भरा सवाल है और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा कि क्या विपक्ष ने या राज्य सरकारों ने, जहां जहां पर सरकारें हैं जिसकी भी हैं, क्या उन्होंने ईमानदारी के साथ में केंद्र सरकार का साथ निभाया है? सबने कहा कि केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या ईमानदारी के साथ में राज्य सरकारें वो करती आई हैं? और मैं ऐड कर देता हूं, क्या कोई लिस्ट दी है या कोई ट्रेन मांगी है क्या? प्लीज बस जी, ऐसा है कि जब पहली बार मजदूर रेलवे स्टेशन गया ना श्रमिक स्पेशल ट्रेन पे बैठने के लिए, जिसके पास खाने को पैसे नहीं है और हाथ में कुछ नगद नहीं है, उससे वहां पैसा मांगा गया। उसके बाद अपोजिशन ने ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले उन मजदूरों के टिकट का अरेंज किया। सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रेन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। वही कर्नाटक की सरकार है जहां मजदूरों को वापस न भेजा जाए तो सारे की सारी ट्रेनें सस्पेंड दी गई। वही गुजरात और सूरत का वीडियो सबके सामने दिखता है
जहाँ के भाजपा नेता ने मजदूरों से पैसा लेने के बाद उनको मारा पीटा और बिहारी शब्द करके गालियां दी। सवाल ये नहीं पैदा होता है, सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने सिर्फ एक आंख से तस्वीरें देखी, महाराष्ट्र क्यों नहीं देखा? सवाल ये भी उठता है कि राजस्थान के कोटा से किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने छात्रों को लाए, क्या आपके राज्यों ने कोई ऐसा काम किया? सवाल यह भी उठता है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने अभी तक अपने मजदूरों को, एक भी मजदूर को अपने राज्य में नहीं बुलाया है, उल्टा वो उसको इग्नोर कर रही है। सवाल यह भी उठता है कि गृह मंत्री ने एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि अपने राज्य के लोगों को बुलाइए। सवाल ये भी उठते हैं ना। जवाब जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगी फिर। जी शिवम, बीच में मत बोला करिए। एक आप बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी हम लोगों से ज्यादा है। आप बार बार वही देश पूछता है की तरह रिपब्लिक स्टाइल में हल्ला करने लगते हैं। अरे भाई सुनिए ना, आप बोलिए ना, पॉइंट पर आइए, छोड़िए ना कौन रिपब्लिक और क्या वो सब छोड़िए, रुकिए, हल्ला मत करिए, थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए प्लीज। अब रही बात यह कि जब तमाम राज्य सरकारें हर एक मार्ग निर्देशन और हर एक गाइडलाइन के लिए केंद्र पे डिपेंडेंट हैं, तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है वो गरीब और मजदूर और वो जो रोडों पे मर रहा है और त्रस्त है, वो सवाल सरकार से करेगा, वो नरेंद्र मोदी से करेगा कि भाजपा मस्त है और मजदूर त्रस्त। जवाब ठीक है शिवम, जल्दी से जवाब फिर मैं आगे। सुब्रांश भाई, बड़ा पॉइंटेड सा सवाल है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया सीधा जवाब दें। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपके राज्यों ने अभी तक केंद्र से कितनी ट्रेन्स मांगी हैं और कितनी लिस्ट दी है जहां कांग्रेस की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, जहां मेरी सरकार है मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लूंगी सर, लेकिन मैं आपके आगे पास जवाब बढ़ूंगी। नहीं है। संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, सरकार कह रही है कि जो मजदूर चले गए हैं वो जहां पर जाएंगे, अपने घरों को जाएंगे, अपने गांवों को जाएंगे, हम वहीं उनको नौकरी देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर वहां पर नौकरी होती, अगर वहां पर उनके पास इंतजाम होता, तो वो यहां पर आते ही क्यों और किस भरोसे वो वापस आएंगे यहां पर, यह भी सवाल उठता है। सृष्टि, आपकी बात शुरू करने से पहले मैं शिवम के बारे में बोल दूं 2 लाइन कि शिवम भाई, आप एक स्टूडियो में बैठे हैं और दूसरी आपकी आवाज बहुत तेज है, बहुत बड़ी आवाज है, तो थोड़ा सा दिल भी बड़ा कर लीजिए। आपसे यदि कोई सवाल किया जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप वैसे जगह पे बैठे हैं कि आपसे सवाल करें और देश उसका जवाब सुने, इसलिए सवाल किया जा रहा है। दूसरी चीज कि वो लगातार एक बात पे जोर दिए जा रहे हैं कि राज्य सरकारों की कोई जिम्मेवारी है या नहीं है। क्या आपने राज्य सरकारों से पूछ के एक मीटिंग बुला के आपने लॉकडाउन किया था? जिस वक्त आपने लॉकडाउन किया था उस वक्त तो आपकी अपनी करनी थी ना, आपने खुद स्वतः निर्णय लिया। कितना बेहतर होता कि उस वक्त एक बार राज्य सरकारों से इसमें आम सहमति ली जाती, एक मसौदा बनाया जाता कि नहीं, जो जहां जहां वर्कर है जिसके एक बार वो वहां पे रुके और उनके खाने पीने रहने का इंतजाम किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। दरअसल हम उस शासक के तले जी रहे हैं जो अपने आत्ममुक्ता में इतना लबरेज है कि किसी राज्य सरकार से एक बार भी मीटिंग करने के पहले जहमत नहीं उठाता था। आज वो फंसा हुआ इंसान है, तो 5 बार, इतने कम समय में 5 बार, और मीटिंग भी किस तरह की वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। उस मीटिंग को केवल खाना पूर्ति जो शिवम अभी टाल दे रहे हैं राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेवारी, केवल और केवल यही जिम्मेवारी को टालने के लिए मीटिंग करी जा रही है। ईमानदार तब होते जब सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? सबसे निचले पायदान के लोगों को परेशानी है और उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो बच्चे उस तरह से जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में बसों ट्रकों में नीचे खिसकते हुए जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वो किसी भी आम इंसान को द्रवित करने के लिए काफी है। लेकिन शिवम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं सरकारें तत्पर है। ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो ठीक है सर, मैं इसका जवाब दूंगी। उससे पहले विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए तस्वीर पूरी देखनी चाहिए, आधी अधूरी तस्वीर जो है उससे आप कुछ साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात, जरूरी बात यह है कि ये सब, पहले सुन लीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर की हमने बात करी। देखिए सुन लीजिए संजीव भाई, आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, आप दूसरों को बोलने दीजिए, सब लोग कीमती समय निकाल के आए। अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, उसके बाद विरोध करिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए हम लोग बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, आपस में तालमेल होता है केंद्र के और राज्य सरकारों में, तो राज्य सरकारों का अपना महत्व है, अपनी अहमियत है, जैसे केंद्र सरकार, तो यहां पर तालमेल की आवश्यकता थी। यहां पर हमें पहले एक बात समझनी पड़ेगी, जब आप एमएसएमई की बात करते हैं, उनको आप कोलैटरल जो कोलैटरल फ्री, सुन लीजिए, बिना गारंटी के लोन देते हैं, वो अलग है। यहां आप अगर ये बात, अरे ये गलत बात है, ऐसे भी नहीं, ऐसे चर्चा नहीं होती सार्थक। आप पहले सुन लीजिए ना,
आप पहले आप इतने वो संजीव जी प्लीज सर, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये जो जवाब दे रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आएगा। विपिन जी जल्दी से। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए कि ये हम लोग बात करें कि श्रमिकों को, मजदूरों को, किसानों को, पटरी वालों को, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, इन लोगों को आप आर्थिक मदद दें बिना कर्जे के। वो कर्जा नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, वो बात समझ आती है। डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स की जो बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स की बात है। यहां पर राशन की, खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ में सबसे बड़ी बात जो हमें भूलनी नहीं चाहिए इस समय, जहां पर दोनों का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का आपस में तालमेल, क्योंकि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और यहां पर हम ये देखने तो लगेंगे नहीं कि कांग्रेस कौन से शासित राज्य है, कौन से भाजपा है, कौन से बाकी पार्टियों के। यहां पर यह देखना है कि मनरेगा के तहत अगर बात कर रहे हैं कि काम मिलेगा, पहली बात तो ये होना चाहिए कि श्रमिकों को वही रोकना चाहिए था, मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को। लेकिन अब वो जब पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने मन बना लिया कि अपने अपने घर वापस करना है, वापस जाना है, तो वहां पर अब जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। जो उनके होम टाउन हैं, जहां पर वो रहते हैं, वहां पर उनके लिए व्यवस्था करानी पड़ेगी मनरेगा के तहत। और साथ में ग्राम पंचायतों को बोला गया है कि इनको काम दिया जाए। तो यहां पर एक पहल है। अभी ऐसा तो है नहीं कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर है, और जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन यहां पर जरूर ये ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, जो मैं ये बोलना चाहूंगा जो हर राज्य में है। वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आज उत्तर प्रदेश के आगरा में ये दिखी है तस्वीरें, तो ऐसे ये हर राज्य में है। यहां पर ये देखना है कि देश को मारना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा जो जहां पर है उसको वहीं पर नौकरी दी जाएगी, तो इस बात की गारंटी है कि जितने मजदूर यहां से गए हैं, जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो ऑलरेडी बेरोजगार थे, उन सभी को नौकरी देने की गारंटी है सरकार के पास में? आप सबको नौकरी दे लेंगे? देखिए सरकार ने, देखिए सृष्टि जी, एक चीज समझने की जरूरत है। पहले मैं उनका जवाब दूंगा, उसके बाद आपको आता हूं। 10 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं, मेरे दोनों मित्र जो हैं, उन्होंने तमाम केंद्र सरकार, मोदी जी, जुमला, अंबानी, अडानी, तमाम वो बातें कर दी। मैं यहां पर बैठकर न्यूज़ 1 इंडिया पर कहना चाहता हूं कि हाँ, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है एक एक मजदूर को उसके घर पहुंचाना, लेकिन उसमें मदद करना राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल निश्चित बात है। दोनों ही दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती है, इतना हिपोक्रेसी ना दिखाएं। जब मैं कहता हूं राज्यों की जिम्मेदारी, तो अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर को भी जरा सा क्रिटिसाइज कर देंगे तो जनता सुन लेगी। एक बात, अब मैं आपकी जवाब बात पर आता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर में पैसा इन्फ्यूज करने की, जब हम बात करते हैं किसानों और गरीबों को पैसा देने की, जब हम बात करते हैं रेडी पटरी वालों को 10-10 हजार का लोन देने की, तो हम कह रहे हैं कि जब मजदूर अपने यहां पर पहुंच जाएगा, सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं हमारे देश में 70 साल में हमने कभी मेक इन इंडिया नहीं सोचा, और जब इस सरकार ने सोचा तो राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया कह दिया उसको। वो अलग बात है कि हम 2.5 लाख पीपीई किट बना रहे हैं, लेकिन आज जब वो घर पहुंचेंगे हम 10-10 हजार का लोन देंगे, प्रति व्यक्ति हिसाब लगाइए, 10-10 हजार का आप लोन देंगे। आज हम उनको नौकरी भी देंगे, लोन भी देंगे। उनको कोशिश ये रहेगी कि जहां पर वो है वहीं पर वो नौकरी पाए, जो जहां पर रुके हुए हैं वहां पर उनको काम मिले, जो इंडस्ट्रीज बंद है वो चालू हो। आप रोक नहीं पाए सर, आप रोक नहीं पाए। जो जहां पर है वो वहां पर रुक नहीं पाया, रोक नहीं पाया। किस लिए नहीं पाया? क्योंकि उसका रुक इसलिए नहीं पाया। चलिए मैं तो एक बार बोल लीजिए 5 सेकंड। पंजाब से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख क्यों करा, बताइए? मतलब इसका मतलब है कि पंजाब में उनका व्यवस्था नहीं कराई गई थी, तो सीधे राजनीति होगी शुरू। विपिन जी, बीजेपी कांग्रेस को लपेटे और मैं वही तो बोल रहा हूं, दुख की बात है। ऐसे कर करके आपको लगता है जो सड़क पर है इनको इंसाफ आप दिला पाएंगे? शुभ्रांश जी देखिए, अभी शिवम जी ने एक बड़ा सुंदर सा वर्ड यूज किया कि जब ये मजदूर अपने गांव पे पहुंच जाएंगे तो उनको 10-10 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा, जो आज अभी वित्त मंत्री साहिबा ने कहा। मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ, मुझे लगता है कि इस बात के साथ आप सब लोग इत्तेफाक कर जाएंगे। जब आज उसे पेट भरने के लिए जरूरत है तो पैसा नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात ये कि उन मजदूरों के डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर करने के लिए जनधन योजना वाला अकाउंट खुला गया। और आप सब जानते हैं कि जिन मजदूरों को चलने के लिए साधन नहीं दिया जा रहा है, उनको क्या लोन इतनी आसानी से मिल जाएगा? लोन कैसे हिंदुस्तान में मिलता है? पहले तो सुभ्रांश भाई, पहले तो आप ना, पता है क्या, एक मिनट बड़ी ईमानदारी के साथ आप चीजों को पलट देते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। शिवम जी एक मिनट बात पूरी हो जाए, उसके बाद एक एक करके आप जवाब बोलिए। शुभ्राम जी बात पूरी करिए फिर जवाब। जिस दफ्तर में आप बैठे हैं और जितने लोग आपके इर्द गिर्द काम करते हैं ना, आपके घर और के आसपास, एक व्यक्ति को उठाकर पूछिएगा जो इस तरह के नीचे तबके से संबंधित है, क्या उसको इतनी आसानी से बैंकों से लोन मिल जाता है? अरे सर, माफ करिए और देश को मदद करिए।
ये कागजों का खेल मत खेलिए। आपने एक दिन वादा किया था देश से कि हमने जनधन अकाउंट खोला, आपने एक दिन देश को ये वादा किया था कि सबके ठीक है शिवराज जी, आप शिवम से जवाब लेते हैं। शिवम जवाब दीजिए इस बार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुब्रांश भाई को यह समझने की जरूरत है कि ये 1985 का भारत नहीं है। अगर कोरोना की शुरुआत में इस देश की सरकार ने 1,70,000 करोड़ बैंकों में ट्रांसफर किया है तो वो पहुंचा है। दोबारा से उसको 3 महीने के लिए अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो पहुंचा है। ये 100 में 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, वैसी वाली सरकार नहीं है। प्लीज आप 1985 से बाहर आइए, आप 2020 में है साहब। और दूसरी बात, आप जो कहते हैं, नहीं आप भी सुन लीजिए। आपने कहा कि 10,000 का लोन, मैंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी जगह पर पहुंच जाएगा उसको 10,000 का लोन मिलेगा रेडी पटरी वाले को। उसको पहले भी लोन मिला है। अब आप बीच में बोल रहे हैं, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा तो फिर कहेंगे कि ये ऐसा मत बनाओ वैसा मत बनाओ। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, सुनिए, आज जब सरकार बात करती है इस देश के मजदूरों के लिए तो इस देश के मजदूर के लिए अभी की भी बात करती है। और जब वो अपने घर पहुंच जाएगा, जब उसको खाने के लिए राशन चाहिए होगा, जब उसको अपना काम जमाने के लिए पैसा चाहिए होगा, जब उसको आगे बढ़ने के लिए एमएसएमईज में नौकरी चाहिए होगी, हम तब की भी बात कर। आपकी तरह नहीं कि 70 साल से गरीबी हटाने की बात करते हैं। सिचुएशन आज आपके सामने है, रहने दीजिए। अरे रहने दीजिए सरकार, रहने दीजिए। 1 घंटा हो गया आपसे अभी तक अपने राज्यों के बारे में मुंह से एक सवाल नहीं फूटा। 1 घंटा हो गया आपको, 1 घंटा हो गया आपको इस तरह से बातें करते हुए। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि हमारे राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है। बस यही हिपोक्रेसी है आपकी, यही परेशानी है। मैं केंद्र सरकार के बिहाफ में कह चुका हूं कि जिम्मेदारी हमारी है। सुब्रांश राय पिछले 1 घंटे से बोल रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हमारे राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है। पहले इल्जाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि संवाद नहीं हो रहा। अब प्रधानमंत्री ने 5 बारी वार्ता कर दी मुख्यमंत्रियों के साथ, तो वहां पर भी राजनीति है रक्षा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन आप, अरे भैया आप देखिए ना, सियासी अलग होगी। देखिए आप पहले उन लाचार बेबसों की रक्षा नहीं की। एक आदमी आपसे जवाब मांगेगा। ठीक है, चलिए शिवराज जी, मैं आऊंगी आपके पास। भाजपा राज में रैली हो गई। अरे 2019 नहीं है, चुनाव नहीं है, छोड़ दीजिए अभी। शिवम जी, आप भी कुछ उसी मोड में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप भी कुछ उसी मोड में दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त स्वार्थ की राजनीति को हटाकर अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप सवाल मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने नहीं कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है? आपने कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी है। सर सुनिए, आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बोले, ये बोले, वो बोले, फलाना बोले। अभी केंद्र में आप हैं, लोगों को नारा देकर भरोसा आपने दिलाया था, इसलिए सवाल पहला आप पर उठेगा। भरोसा दिलाया था और उसकी जवाबदेही बिल्कुल है, लेकिन राज्यों के चीफ मिनिस्टर बैठकर सिर्फ रहने के लिए नहीं है। सुनिए सर, अरे कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा काम होता है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की जाती है कि नहीं की जाती? जब कोई गलत काम होता है तो किसी मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? जाहिर है उत्तर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी कोई जिम्मेदारी है। बनिए अभी, आप इतने लाचार मत बनिए। अभी आप लाचार नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं, आपके पास में पावर है। मिलकर इकट्ठा होकर अगर इस देश में कोरोना से बाहर निकलना है तो उसको लाचारी नहीं कहते, हमारी से मिलकर ही निकला जाएगा। 9,000 लोग संक्रमित हैं अहमदाबाद में, 2,500 लोग से ऊपर लोग संक्रमित है बंगाल में। गृह मंत्री अहमदाबाद, अच्छा महाराष्ट्र भूल गए क्या? तस्वीर देखिए आप, देश की मुंबई बाहर है, मुंबई लंदन में नहीं है भैया, मुंबई इंग्लैंड में नहीं है। वो बात करेंगे हम। अरे मुंबई राहुल बाबा के कोरोना की। देखिए प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भटकिए। शुभ्रांश जी, सर मेरा आपसे भी यही सवाल है। बीजेपी कांग्रेस को बोल रही है, कांग्रेस बीजेपी को बोल रही है। हर राज्य अपनी जिम्मेदारी अगर उसी तरीके से निभा ले जो सरकार ने आंकड़ा बताया है उसको इंप्लीमेंट ही कर ले तो हमें इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। सर ये कोशिश हर किसी की जिम्मेदारी है। सत्ता में ये है, इनसे 1000 सवाल पूछा जाएगा, लेकिन राज्य सरकारों से भी सवाल पूछा जाएगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते बिल्कुल भी।
सृष्टि जी, जब आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो कई सारे मुख्यमंत्री ने बाद में कहा ये कि हमारे पहले फंड तो हमें दीजिए। सारे राज्य सरकार जो अपोजिशन में बैठे हुए जीएसटी का कई हजारों करोड़ में केंद्र के पास ड्यू है, आप पैसे नहीं देंगे तो इस महामारी में सर्वाइवल कैसे होगा? बंगाल ने बोला 55,000 करोड़। भैया बंगाल की बात ना करिए, वहां पर कोविड की इंस्पेक्शन टीम गई थी, जांच वहां पर बाधा डाली गई थी, वहां पर बोला गया कि एडवेंचर टूरिज्म हो रहा है। चलिए ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आखिरी कमेंट लूंगी। संजीव जी आखिरी कमेंट जल्दी से। सिर्फ एक लाइन में मैं यही कह रहा हूं कि भले शिवम त्यागी अपनी आवाज से बात दबा दे, लेकिन देश की जनता खूब समझ रही है कि सरकार, केंद्र सरकार जो बैठी हुई है, वो एरोप्लेन वाले लोगों के लिए ज्यादा चिंतित है या साइकिल पे चलने वाले लोगों के लिए ज्यादा चिंतित है? वो रेहड़ी पटरी पे जो काम करते हैं रोजाना, हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, उसके लिए सरकार जल्दी काम करना चाहती है या बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए वो काम करना चाहती है? आप दलीलों से, आप आंकड़ों से लोगों को भरमाते हैं, लेकिन देश की जनता ये खूब समझ रही है कि सरकार किसके लिए कितना तत्पर होकर काम कर रही है, कौन मरता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन चैन से एसी के कमरों में बैठ करके इस तरह की बातचीत कर रहा है। ठीक है शिवम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री ने बहुत फोकस किया था इस बात पर कि गांवों में महामारी नहीं जानी चाहिए। मैं आपसे ये मतलब पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूं और आपसे ये सवाल भी पूछ रही हूं कि कम से कम आप जो 1000 करोड़ लाख करोड़ जितना भी दे रहे हैं, वो जब आप लोन दीजिएगा तब देते रहिएगा, लेकिन अभी इनको महफूज तरीके से सहूलियत के साथ में ट्रेन हो, बस हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, किसी से भी आप इनको इनके घर पहुंचा दीजिए बस। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रही हूँ। देखिए सृष्टि जी, आपका निवेदन बिल्कुल जायज है और मैं कहता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक बात सरकार की है, सरकार ने ये चीज क्लैरिफाई किया है। लगातार मैं फिर से राज्यों पर जाऊंगा, राज्य सरकारों ने अपनी चीजें निभाई हैं, केंद्र सरकार ने उनको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है, लेकिन हाँ ये भी एक सच्चाई है कि आज भी मजदूर सड़क पर है। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। मैं बाकी दो लोगों की तरह इस तरह से बुजदिली नहीं करूंगा, नहीं मैं अपने चीफ मिनिस्टर से ना मिलूंगा, लेकिन मुझे लगता है फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस समय इकट्ठा होकर यूनिटी के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है, तभी शायद हम इससे निकल पाएंगे। शिवराज जी आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए मैडम, सिर्फ 2 शब्दों में कहना है कि सरकार ये बजट और कागज बनाती रहे, जो लोग रोड पे हैं उनकी रक्षा करे, उनको भोजन दे और जल्दी से जल्दी उनके गंतव्य पे पहुंचाए, और ये जिम्मेदारी सिर्फ एक ही व्यक्ति की है, वो है केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए आप सभी का इस मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर आपने देखा लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, कब होंगे कोई नहीं जानता है, हर चीज में समय लगता है, लेकिन अभी सिर्फ जो देश परिस्थिति देख रहा है उसमें एक ही सवाल समझ में आता है और सुनाई देता है कि जो सड़कों पर हैं, कम से कम स्वार्थ की राजनीति को साइड में रख के उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। इससे ज्यादा जनता को कुछ नहीं चाहिए इस वक्त। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।